हर चीज का जवाब दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया, मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। दिस सॉर्ट ऑफ तानाशाही just because your name is शाह, इस तरह का भाषा इस्तेमाल करके वो अपने आप को क्या स्थापित करना चाहता है बताइए। तो ये तरीका है, आपको सुनना पड़ेगा। 70 साल तक गरीबों का खून चूसने का काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। जब कभी शब्दों की तासीर महसूस करना चाहें तो आपको देखनी चाहिए संसद की कार्यवाही, कैसे बातों के टकराव से गर्माहट पैदा होती है। हम बातों के ये पैबंद लगाकर क्या बनाना चाह रहे हैं? दरअसल हम यह बताना चाह रहे हैं कि सीबीआई से शुरू हुई किस बात से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पारा चढ़ गया। उन्होंने एक सांसद को समझाया कि कृपा पर ओहदा हासिल करना क्या होता है। बाकी साबरमती जेल तक की यात्राओं का जिक्र हुआ है। एक और जरूरी बात, सैलरी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है, पर किसकी? सब कुछ यही बताना नहीं होता। आज आपको शो की शक्ल में थोड़ी सख्ती लग रही होगी। दरअसल कवि श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि तय है कि कुछ भी तय नहीं। चलिए शो शुरू करते हैं, जिसका नाम है संसद में आज, और मैं हूं हिमांशु तिवारी। आज सूरज की किरणों के साथ आई थी एक इत्मीनान देने वाली खबर कि सुनीता विलियम्स 9 महीनों बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट आई। इस पल का जिक्र संसद में भी हुआ। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल में स्पेस रिसर्च से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की योजना है अंतरिक्ष में हमारा भी एक स्टेशन हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले साल गगनयान के साथ चंद्रयान 4 की भी तैयारी है। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है। आज के प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अंतरिक्ष के साथ संबंधित है और आज ही प्रातः 3:27 पर सुनीता विलियम जी का धरती पर लौटना हुआ है 300 दिन के बाद। माननीय सदस्य ने पिछले प्रश्न में गगनयान के विषय में भी पूछा था, उसके लिए भी हमारी लगभग तैयारी हो चुकी है। हमारी आखिरी टेस्ट फ्लाइट जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल रहेगा, इस साल के खत्म होते होते होगी, जिसका नाम वयो मित्र रखा गया। वो एक रोबो रहेगी, फीमेल रोबो। वो सारे वो काम अंजाम देंगी, वहां पर सुरक्षित तौर पर जाना अंतरिक्ष में और वापस लौटना, क्योंकि लौटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतनी जिम्मेवारी का काम है जितना उनको लॉन्च करना। वो सब जब प्रक्रियाएं संतोषजनक ढंग से पूरी हो जाएगी तो हमारा गगनयान जाएगा। उसके अतिरिक्त आने वाले समय में अगले ही वर्ष 2027 में चंद्रयान 4, जिसके साथ संबंधित हमारा ये प्रश्न रहा, मूल प्रश्न। 2028 में हमारा वीनस, 2035 में यदि इफ वी आर एबल टू मूव एज पर आवर शेड्यूल तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में भारतीय मूल का एक व्यक्ति चांद की धरती पर उतरेगा। अभी मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी बात रख ही रहे थे कि इस बीच प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे। घड़ी में समय हो रहा था 11:04 का। जब पीएम सदन पहुंचे उस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी तो सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी समेत बाकी विपक्षी सांसद सदन में उपस्थित थे। सवालों का कारवां आगे बढ़ा तो मुद्दा भी बदला। रेल दुर्घटना को लेकर एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में जैसे ही एक कागज फाड़ा, विपक्ष की ओर से शोर होने लगा। जैसे मान लो एक साधारण पेपर है, इसको अगर ऐसे हम खींचें तो ये फटेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मान लो माइक्रो फ्रैक्चर हो जाए तो थोड़ा सा खींचने से पेपर फट जाता है। तो ये जो समझो ना प्लीज, समझो प्लीज अंडरस्टैंड। अरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड। जो पटरी है, ट्रैक होता है, रेल होता है, रेल के ऊपर माइक्रो फ्रैक्चर्स लगातार बनते हैं। तो जो लगातार माइक्रो फ्रैक्चर्स बनते हैं, उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को अगर लगातार रिपेयर नहीं करें तो रेल फ्रैक्चर्स बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। इसीलिए 2018 में एक बड़ा कठोर फैसला लिया गया था that we must find a way by which we do the entire timetable को, पूरे टाइम टेबल को स्टडी करके हर एक सेक्शन में कम से कम 3 घंटे का एक ऐसा ब्लॉक पीरियड निकालें
जिसमें पटरियों को वेकेंट रख सके, खाली रख सके और उसको मेंटेन कर सके। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से स्थगन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष को नसीहत दी गई। इस सत्र में विपक्ष की ओर से बार बार स्थगन प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्थगन प्रस्ताव को चर्चा की मंजूरी नहीं मिली है। स्थगन प्रस्ताव वास्तव में एक बहुत ही असाधारण प्रावधान है, जो सरकार का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को आकर्षित करता है, ताकि तत्काल विषयों पर कार्रवाई न करने पर या कोई गंभीर विषय हो, उस विषय पर ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। नियम 56 की गंभीरता और महत्व को ठीक से समझे बिना हर दिन बहुत सारे माननीय सदस्य क्षेत्रीय मुद्दों के लिए भी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं। कई माननीय सदस्य राज्य के विषयों पर भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हैं। ये प्रयास स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता और उसके महत्व को कम करेगा। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एक ही राजनीतिक दल के सदस्य अलग अलग विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं। मेरा आग्रह है, और पूर्व में ऐसी परंपरा भी रही है, कि एक राजनीतिक दल का एक व्यक्ति उसमें और हस्ताक्षर हो सकते हैं, वह एक साथ स्थगन प्रस्ताव गए, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी अनुभव किया है कि कई मान्य सदस्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं। मेरा आग्रह है, इसकी अनुमति नहीं होती कि सदन में आए बिना किसी भी विषय को प्रेस में या सोशल मीडिया पर दिया जाए। स्पीकर ने जैसे ही स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी देने से मना किया, विपक्ष की ओर से नाराजगी जताई गई। थोड़ी देर हंगामा भी हुआ, लेकिन बाद में सदन में शांति हो गई, जिसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू किया गया। इस बीच बिहार के वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से एक मांग की। मांग थी भोजपुरी को लेकर। माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य जगहों पर 90 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसकी जड़ें मगधी प्राकृत में भी है और इसका गहरा भाषाई और सांस्कृतिक महत्व है। यह भाषा नेपाल में मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में अभी भी इसे संवैधानिक मान्यता मिलने का इंतजार है। हालांकि इसके शामिल होने से भारत की समावेशिता और मजबूत होगी और इसको बोलने वालों में अपनेपन की भावना बढ़ेगी। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में इसका उचित दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अब सवाल पूछने की बारी थी झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरक्षण देने का आरोप लगाया। ये जातिगत जनगणना के नाम पर, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर यही कर्नाटक में उन्होंने किया था। ये बैकडोर से ओबीसी का रिजर्वेशन काट कर, क्योंकि अभी तेलंगाना में जो हुआ है, सोरोस के साथ और जर्मनी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर उस कमेटी में वो लोग सदस्य थे और उसमें जो है वो ओबीसी में मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं, ओबीसी का अधिकार खत्म करने की बात करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने 1921 और 1937 में किया, वही काम ये फिर से करना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने बाने को तहस नहस करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के ही सवाल को कर्नाटक के साउथ बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्य ने आगे बढ़ा दिया। शादी के बाद संसद पहुंचे तेजस्वी सूर्य ने अपने पुराने अंदाज में फिर से विपक्ष को निशाने पर लिया है। A state should be secular in nature, but through this 4% Muslim reservation, the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam, and a secular state cannot take such measures. Madam, इतना ही नहीं, मैडम
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं। दिस शुड बी रोल्ड बैक, इसके खिलाफ कानून लेकर आना है मैडम। शून्यकाल के बाद सदन की कार्यवाही को 2:15 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लंच ब्रेक के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शांति से हो रही इस चर्चा को अब इसी गलियारे में छोड़कर दूसरे सदन का रुख करते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। शून्यकाल में समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सदन के आगे सांसद निधि को लेकर ऐसी बात कह दी जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से भी उन्हें समर्थन मिला है। सभी संसद सदस्यों के सामने बड़ा संकट है और खास तौर से जो लोकसभा के लोग हैं उनमें 1/3 एमपी सिर्फ एमपी लेट्स की वजह से चुनाव हार जाते हैं। इसलिए क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं एमपी को कितना पैसा मिलता है और एक प्रधान आता है 10 करोड़ का काम दे जाता है। रोजाना 100-200 लोग एमपीज के खिलाफ हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एमएलए का फंड है, निधि जो है वो है 5 करोड़, दिल्ली में 10 करोड़, केरला में भी 5 करोड़ है, आप बेटा बता रहे हैं 7 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र में 5 असेंबली सेगमेंट हैं, 3 में 6 हैं, फतेहपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव में, और सब में 5-5 हैं। वहां तो एक लोकसभा क्षेत्र में 25 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक है। एमपी एमएलए का सब मिला दिया जाए, एमपी का 5 करोड़ है। तो सबसे बड़ी, और 5 करोड़ में भी एक दिक्कत और है सर, माननीय वित्त मंत्री बैठी हुई है, उसमें 18% जीएसटी, तो 4 करोड़ 10 लाख बचा। एक एमपी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, एक असेंबली सेगमेंट में 1 किलोमीटर सड़क 1 साल में नहीं बनवा सकता। दिस इज द प्रॉब्लम, सबके सामने समस्या है। तो इसलिए मैं ये कहना, और दूसरी बात ये है कि दिल्ली से जाने वाले पैसे को लोग ये समझते हैं कि ये तो फ्री का है, मन चाहा एस्टीमेट बना देते हैं। अगर हम खुद एक पानी की टंकी लें और नल सबमर्सिबल लगाएं तो 1 लाख में बन जाएगी 1000 लीटर, और वही सरकार जब बनाएगी हमारी निधि से तो 5 लाख हम बनेगी। तो कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई तो सवालों के साथ कुछ तारीफें मिली, वो भी सत्ता पक्ष को विपक्ष की ओर से। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के काम की तारीफ की, और क्या कहा है यहां सुनिए। पहला उनका मैं अप्रिशिएट करता हूं काम की कि कभी भी अगर कुछ काम है तो बुला के भी वो काम करते हैं। तो मैं गडकरी जी हमेशा कोई नया स्कीम आए तो पूछते, और यहाँ तक भी मैं सुना, अगर मैं गलत है तो मैं वापस लेता हूँ अपने शब्द को, इवन नेशनल नंबर रखने के लिए भी, यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, 4, 106, 108 नंबर के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला है। ये गलत है तो ठीक, आप बोलिए इसको। नंबर के लिए, पैसे के लिए आप बोल रहे पैसे की कोई कमी नहीं हो सकता, आसाम के प्रोजेक्ट को स्पेशली दिए होंगे। अब आप बॉन्ड्स उधर इधर से ले रहे हैं, ये आपकी मेहनत है, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज है कि हर चीज को अगर नहीं देते हैं तो कुछ और तरीके निकालते हैं। लेकिन खास बात यह है कि फंड्स इनके पास नहीं है, जो काम चल रहे हैं उनको भी नहीं दे रहे। आखिरी में बहाना क्या बनाते हैं, आप लैंड दो मैं काम करूंगा। उनको मालूम है लैंड आजकल इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जहां अवेलेबल है वहां पे अगर आप काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। मैं खड़गे साहब को ये बताना चाहता हूं कि कोई नंबर देने की फाइल कहीं प्रधानमंत्री के पास जाती नहीं। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरे डिपार्टमेंट में जो अधिकार उनने दिए उसके अधिकार में मैं काम करता हूं, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। आप मुझे बुला लीजिए, पहले एजेंडा भेज दीजिए, आपके सब जितने प्रोजेक्ट है उतने काम चालू है। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को पॉलिटिकली मत लीजिए।
मैक्सिमम प्रॉब्लम कर्नाटका में लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट क्लियरेंस के फंसे हुए हैं। शिराडी घाट का 10 साल से फंसा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मुझे 2 बार मिलकर गए। आप उनसे भी चर्चा करिए, मुझे पता नहीं आपकी उनसे चर्चा होती या नहीं होती। ये सदन में एक भी कोई सदस्य मुझे बताए कि मैं जब 6-6 हजार, 12-12 हजार, 18 हजार करोड़ की बात कर रहा हूं, मैं तो नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, कोई बोल दे कि उनके कोई काम में पैसे कम पड़े और काम अटका हुआ है तो आप बोलोगे वो मैं स्वीकार नहीं। हाँ, काम इसलिए अटकता है कि लैंड ने एक्वेशन नहीं हुई, काम इसलिए अटकता है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होता, काम इसलिए अटकता है कि कोर्ट में कोई चला जाता है, पर वो हमारी जिम्मेदारी है उसको रिजॉल्व करना। आप एजेंडा दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपका सम्मान करता हूं और आपके पास आकर मैं आपको इसके डिटेल में पूरी तरह इसको रिजॉल्व करूंगा। प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को लंच ब्रेक के लिए थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे सदन जब फिर से बैठी तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। बिहार से आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही सरकार से एक मांग ये कि पटना को भले एम्स की सुविधा देने का वादा पूरा हो, लेकिन अब भी पटना एम्स में कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है। जो एम्स वहां पटना में पहले से चल रहा है उसमें अभी भी सभी डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, अप टू द मार्क अभी भी नहीं है, इसलिए उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। सत्ता पक्ष की ओर से यूपी से सांसद अमरपाल मौर्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की ओर से किए जा रहे काम की तारीफ कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कांग्रेस पार्टी पर गरीबों का खून चूसने का आरोप लगा तो जवाब भी आया, लेकिन उससे पहले हुआ हंगामा। आदरणीय महोदय, चिकित्सा में भी ये राजनीति करते हैं। गरीब को अगर सस्ता इलाज मिल रहा है तो इनको दुख हो रहा है और किसी के साथ उन्होंने भेद नहीं किया, सबकी चिकित्सा, सबके इलाज की व्यवस्था किया। देश के गरीब के व्यक्तियों के लिए भी इलाज की व्यवस्था किया, विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस के लोगों के लिए भी इलाज की व्यवस्था किया, इसमें कोई भेद नहीं किया। आप सुनिए, कोविड का भी बोलेंगे, सबका बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। 70 साल तक गरीबों का खून चूसने का काम किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। अब बारी थी विपक्ष की। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री से भी सवाल पूछे। सवाल ये कि जीने पर जीएसटी देते हैं तो क्या अब मरने पर भी जीएसटी देना होगा? कैंसर एक ऐसी डरावनी बीमारी है, मगर भाई साहब अगर हम हॉस्पिटल में जाए और व्हीलचेयर में बैठे तो हम पे जीएसटी, निर्मला जी नहीं है, मगर आपके द्वारा मैं चाहती हूं सर आप कन्वे करें, इन सच डिजीज जहां लुट जाते हैं, मिट जाते हैं और फिर भी पेशेंट बचते नहीं, इनको बख्श लीजिए प्लीज। इन पे जीएसटी, व्हीलचेयर पे जीएसटी, मरने पे जीएसटी, जीने पे तो है ही है जीएसटी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अब तक अपनी शिकायत, अपनी सलाह और अपने हिस्से की बात कह दी थी। अब बारी थी स्वास्थ्य मंत्री के जवाब की। मंत्री जेपी नड्डा के जवाब में सरकार की उपलब्धियों का बखान था, पुरानी विपक्ष की सरकारों पर तंज था और भविष्य की योजनाओं का खाका था। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 20-20 साल लग गए। इस देश के अंदर पोलियो की दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 20 से 25 साल लग गए। इस देश में हमारे ये दिमागी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में आ चुका था, 2006 में भारत में आया और नेशनल प्रोग्राम बना। और हमारी मानसिकता इतनी हीन हो चुकी थी कि दवा कोई बाहर का ही बन करके आएगा तभी वो दवा कहलाएगी, तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि हम दवा बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हेल्थ के कार्यकलापों की चर्चा करते हुए मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 20 जनवरी 2020 को पहला कोविड का केस डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दी विद इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आशा वर्कर्स के काम के स्कोप को भी बहुत बढ़ाया गया और इंसेंटिव्स को भी बहुत बढ़ाया गया है।
और इसके साथ साथ हेल्थ के रिजल्ट्स आने में आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि मिशन स्टीयरिंग ग्रुप ने इसमें आशा वर्कर्स के फाइनेंशियल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हर एक इंसेंटिव्स में उनको इंसेंटिवाइज किया है और यह बहुत ही फॉर्मिडेबल इंसेंटिवाइज किया गया है जिससे उनको लाभ मिलने वाला है और उनके तमाम दिक्कतों को देखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में है कि उनको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में यानी आयुष्मान भारत में उनको जोड़ा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत टीएमसी के साकेत गोखले ने की। साकेत गोखले ने सीबीआई समेत अन्य एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और पेंडिंग केस के आंकड़े गिनाए। इस पर गृह मंत्री अमित शाह नाराज हुए और कुर्सी से उठ गए। These central agencies, sure, under previous governments, the Supreme Court has said that, they're a caged parrot, etc., etc. But the BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years. शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। मंत्री जी, सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir. मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मैंने इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं मैं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। चीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर। हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। दोनों सांसदों के बीच अब बहस खत्म होने की जगह और बढ़ गई। बात आइडियोलॉजी से लेकर चुनाव जीतने तक पहुंची और फिर बात जेल यात्रा की। मेहनत से हम भी आए हैं, वो भी साबरमती जेल में रहे, हम भी साबरमती जेल में रहे। और इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आता है सर, होम मिनिस्ट्री के According to the parliamentary practices, he should apologize or it should be expunged. You know what? Very simply speaking, sir, the Union Home Ministry is meant to be Union Ministry of Home Affairs. It doesn't mean a ministry आप घर से चलाओ. Home doesn't mean घर. There is a term in Hindi, sir, called तानाशाही. Tana, dictatorial, acerbic, Shah, emperor. What I would like to say, sir, is that this sort of तानाशाही, just because your name is Shah, doesn't mean you are able to do that on the rest of the country and target states the way you are doing. The words used is unparliamentary. It names to a caste also. Yes. And it is something
which is derogatory also, and it should be withdrawn. Better he withdraws, otherwise it should be deleted. इस तरह का भाषा इस्तेमाल करके वो अपने आप को क्या स्थापित करना चाहता है बताइए। कोई ये तरीका है? आज तक मैंने ऐसा इनिशिएट करने वाला मेंबर देखा ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो राज्यसभा का। राज्यसभा में हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम जो मेंबर बोलते हैं एक स्टैंडर्ड डेकोरम मेंटेन करेगा, और इन्होंने जो बोला है 12 मिनट में, ये कोई सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इन तमाम सवालों और उन पर जवाबों के बीच आज संसद से आई एक तस्वीर की खूब चर्चा रही है। चर्चा इसलिए रही क्योंकि तस्वीर थी एक अरबपति की। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स आज संसद पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इससे पहले बिल गेट्स ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी। बाकी रोज की तरह आज भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है शो पर अपने दिल की बात। जो कुछ रह गया वो मिलेगा दिल ललन टॉप पर। शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। नमस्ते।